वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। रूस ने शदीद कशीदगी के बाद यूक्रेन पर हमला कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन पर मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। रूसी फौज शुमाली और मशरकी यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। हमले के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और रूस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए गए हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। बरतानिया अमरीका की जानिब से रूसी हमले की मजम्मत की गई है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वजीर आज़म इमरान खान रूस में मौजूद हैं और उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की है और आलमी मीडिया की खबरों के बरक्स जंग छिड़ने के बावजूद अपने दौरे को मामूल के मुताबिक जारी रखा है। अब सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल में आलमी सतह पर पाकिस्तान कहां खड़ा है। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमें ज्वाइन किया है एक चुगताई साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, नसीम सिद्दीकी साहब ने, और हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। इधर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, उधर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रशिया में मौजूद हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ है, क्या है? पाकिस्तान की पोजीशन को क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आता बिल्कुल कि हम एक इशू को लेकर उसकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर तो बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान को जहाँ खड़ा होना चाहिए वहीं खड़ा है वो। देखिए, रशिया ने पाकिस्तान को इनवाइट किया, दावतनामा आया और दावतनामा चीन के दौरे के दौरान आया, कबूल कर लिया गया। अब अगर आप इनकार करते हैं जाने से कि जंग हो रही है, हम तो नहीं आ रहे, तो ये मेज़बान की बड़े तौहीन होती। आलमी सिफारती जो तरीक़ाकार है ये उसके बरक्स होता। एक तरीक़ा इसका ये था कि रूस मना करे था कि जी आप ना आए, हमारे यहाँ हंगामा हो रहा है, हम जंग पे जा रहे हैं। उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है दे वर मोर विलिंग टू वेलकम अस, और उन्हें वेलकम भी किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। 1 घंटे के बजाय 3 घंटे के मुज़ाकरात किए, रोटी छोटी भी खिला दी उन्होंने आपको, और उन्होंने मैसेज दिया दुनिया को कि वी आर इन बिजनेस एज यूजुअल। हमारा कोई मसला ही नहीं है, एक छोटा सा मुल्क है, एक छोटी सी सूरत हाल है, हम उससे निपट रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने सही फैसला किया। बहुत से लोग इससे इख्तलाफ कर रहे हैं, आई नो कि उनके मसाइल क्या हैं जी। वो किस तरह अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, किस तरह चाहते थे कि लियाकत अली खान की तरह ये गलती और हो हमसे और हम फिर अमेरिकी गोद में जाके बैठ जाएं, ये भी बहुत मुमकिन है। लेकिन पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात 2010 से जो बढ़ने शुरू हुए हैं तो खासे इम्प्रूव हुए हैं और एक नया स्ट्रेटजिक अलायंस जो है वो आपके सामने उभर रहा है, इमर्जिंग है। चाइना, पाकिस्तान, ईरान और दीगर कुछ और ममालिक। तो इसको डैमेज ख़तरा पहुँचता अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते, मेरा ख्याल है। मुमकिन है मैं गलत हूँ। अब सूरत हाल ये बनती है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क रूस की मुमकिना जा रही है जिसे आप कहती हैं, उसकी मजम्मत करने को तैयार नहीं है और अभी की गोद में बैठा हुआ है। अमेरिका से ताल्लुकात के बावजूद वो रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहा है, खरीद लिया उसने, पेमेंट कर दी। अमेरिका ने वो भी नहीं किया। अमेरिका हमसे धमकी दे रहा है कि पाबंदी लगा देंगे। तो पाबंदी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते तब भी लगती, तो क्या फ़र्क पड़ता। अमेरिका ये कहता है कि जो ममालिक रूस से राब्तों में हैं वो देख ले सूरत हाल को, क्या सूरत हाल है, सब देख रहे हैं। खाली पाकिस्तान नहीं है, अकेला नहीं है पाकिस्तान, बहुत से मुल्क है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो है नेटो, यूरोप, अमेरिका, ये तिलमिला रहे हैं। मसला क्या है कि यूक्रेन को जो एक अड्डा बना रहे थे ये रशिया के खिलाफ, वो सदर पुतिन ने प्लानिंग नाकाम कर दी। अच्छा, यही सूरत हाल कश्मीर में होती है जी, तो इनके पेट में कोई दर्द नहीं उठता। जब कश्मीर पे अटैक होता है, कश्मीर हड़प किया जाता है, तो हिंदुस्तान के खिलाफ एक पाबंदी नहीं लगाते। इनको कोई ये मुरव्वत भी नहीं आंख में नहीं है इस मसले पर। कश्मीरी अवाम मरते हैं, कट रहे हैं, अस्मत दरी हो रही है कोई, और यहाँ आप आके यूक्रेन के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो दो अमली है और इस दो अमली का हमें सामना करना पड़ेगा। ये ख्याल करना पड़ेगा हमको कि हम किसी कैंप में बट ना जाएं, तकसीम ना हो जाएं और हम किसी एक के साथ कर चले जाएं पहले की तरह। ठीक है जुनैरा, जैसा कि एनबीसी भी कह रहे हैं कि जो जैसे होना चाहिए था वैसे ही हो रहा है, तो क्या
पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन नहीं थी? अगर आप मैप को देखें तो ब्लैक सी के बिल्कुल सामने मौजूद है, उसके बिल्कुल साथ यूक्रेन मौजूद है। बीच में वो दो स्टेट्स हैं जिनको सेपरेटिस्ट स्टेट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है रशिया ने, तो वो बिल्कुल आसानी से यूक्रेन में दाखिल हो गया। और ब्लैक सी का जो ऑपरेटिव पार्ट है वो ज़्यादा टर्की के पास है। अब मसला ये है कि अमेरिका को आदत है वो हर जगह रिजीम चेंज के ज़रिए से या फिर अपनी पपेट गवर्नमेंट को बिठा के चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जॉर्जिया जो कि बिल्कुल एक टेल पे आपको रशिया के नज़र आएगा, और यूक्रेन, दोनों जगहों पे अमेरिका यही करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 साल से कर रहा है, उससे भी पहले से कर रहा है। 1991 में जब यूक्रेन अलहदा हुआ था तब से कर रहा है। अब यही हाल ताइवान में है, चाइना का वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स जिन कंट्रीज़ के चल रहे हैं उनसे हमारा क्या लेना देना? वो उनके टेरिटोरियल गेम्स हैं या उनके टेरिटोरियल फेलियर्स हैं। हमने तो एक इस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनानी है जो डाइवर्स हो, जो खान लियाकत अली ख़ान को किसी टाइम में करना चाहिए था, अगर वो आज हो रहा है। तो जो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा अमेरिका परस्त किस्म का सेंटिमेंट मौजूद है, हम उन्हें गालियाँ तो देती हैं बट हम उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। रशिया को क्योंकि देखा नहीं है इसलिए हम रशिया से इम्प्रेस्ड नहीं हैं। मैं तो समझती हूँ पुतिन का बड़ा डाइवर्स वर्जन है कि उसने फिर भी मार खा के, पाकिस्तानी जंगजुओं से मार खा के फिर भी हमारी तरफ अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अलाइन करने की कोशिश की है। एनर्जी रिच कंट्री है। पिछले 2 महीने से वो अपना सारा जो मिलिट्री मनूवर है उसको वहाँ पे इकट्ठा कर रहा था। ये लोग सिर्फ चीख रहे थे, सारा वेस्ट कर रहा था हम ये कर देंगे। अच्छा 1 इंच आगे ना आना, 2 इंच आगे ना आना, इस सब से आपको क्या समझ आती है? सिर्फ थ्रेट्स। क्योंकि एनर्जी रिच कंट्री और इतना बड़ा रीजन में उसका होल्ड है, उसको ज़रूरत नहीं है अमेरिका की, उसको ज़रूरत नहीं है कर्ज़ों की, इनको ज़रूरत है। इसलिए ये लोग इस तरह चिल्ला रहे हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी जो डोमिनेटिंग और इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं रशिया में। तो इसलिए बड़ी गेम को ना जानते हुए जब हम कमेंट करते हैं तो वो कमेंट जस्टिफाइड नहीं होता। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है। और एक चीज़ और है, ये जो बाईपार्टिजन सपोर्ट की बात होती है या फिर ये कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये अमेरिका परस्त जो ब्लॉक है हमारी गवर्नमेंट में, ये खान साहब के मुंह में ये अल्फाज डालता है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट जहाँ भी होगा हम उधर जाएंगे, जहाँ भी हो। उसको कोई जैसे भी ट्रांसलेट करे या किसी भी ब्लॉक का हिस्सा समझे, हम तो जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में इस दौरे से दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा है क्या? देखें शाइस्ता, ये बहुत ही अहम विजिट थी एंड वी शुड नॉट बॉदर कि हमारे किससे क्या ताल्लुक है। हमारे रशिया से हम बायलैटरल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने गए। हमने ये ना यूक्रेन का जिक्र कर रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात है कि फ़र्स्ट टाइम इनवाइट किया है और ये इस वक्त इनकार करना मीन्स अगेन यू आर गॉन फॉर 20 ईयर्स बैक। और यही आपके कुछ ममालिक चाहते थे और इवन हमारे मुल्क के लोग भी कुछ चाहते थे। वी मस्ट रियलाइज़ के बायलैटरल इश्यूज़ में हमें बहुत रशिया की ज़रूरत है। और जब चाइना गए थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद इनवाइट किया प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने इन एनवायरनमेंट में अगर कैंसिल करना होता तो रशिया को हैव डन इट कि इस वक्त यूक्रेन से लड़ाई हो गई है और माजरत करते हैं। एंड दे ही हैड स्पेंट 3 आवर्स shows how much they are giving importance to Pakistan. We should be very happy as a nation. और सेकंड ये कि अभी अमेरिका को भी समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन रहे हैं एंड दे थिंक नाउ पाकिस्तान के कहीं और भी अलाइनमेंट मीन्स कि हमारे रीजन में हर जगह का असूल है। अपने पहले हम नेबर्स में रीजन में स्ट्रांग होते हैं, बाउंड्रीज आपकी चेंज नहीं होती हैं। फिर उसके बाद हमारे उनसे हम FATF की बात प्राइम मिनिस्टर ने की होगी, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात की होगी, फिर हमने जो एनर्जी पाइपलाइन ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट कराची से कसूर तक वो बात की होगी, हमारे डिफेंस टू डिले रिलेशनशिप थे उनसे 2014 से। बट नाउ वी हैव अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये बहुत अहम बात है जो थी, और जिस तरीके से वेलकम किया गया दैट इज़ अ माइलस्टोन। और इसमें सारे ये जो हाइप क्रिएट की है USA एंड NATO इज टू बी ब्लेम्ड। दे वांटेड कि रशिया शुड अटैक यूक्रेन, दे क्रिएटेड हाइप। डिसाइड हुआ था कि ईस्टर्न यूरोप की किसी कंट्री को भी NATO का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। नंबर 2, रशिया के नज़दीक कोई वेपन इक्विपमेंट लाकर उसको एनसर्कल नहीं किया जाएगा। दोनों चीज़ें उन्होंने वायलेट की। और अभी भी रशिया सिर्फ ये कह रहा था
कि डोंट ब्रिंग यूक्रेन इनटू NATO, 1, जो कि प्रिंसिपल बात सेटल हो गई थी। नंबर 2, आप वहाँ वेपन भेज रहे हैं, एमुनिशन भेज रहे हैं, मिसाइल भेज रहे हैं, तो व्हाट डू दे डू? तब भी उन्होंने ब्रेक अवे स्टेट्स को रिकग्नाइज किया है, उधर से जाकर उन्होंने एनसर्कल लिए। नाउ रशिया इज अ बिग पावर, ये कभी भी अमेरिका हिम्मत नहीं करेगा। आप मुझे एक सिर्फ I'll take 1 minute, they can go to Iraq, weapon mass section, nobody could stop them. उसके बाद लीबिया को तबाह कर दिया, सीरिया को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, और इराक कश्मीर की जो भी बात हुई थी उसका वहाँ कोई बात नहीं। और अब रशिया यूक्रेन में गया तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है। आई थिंक ये दे मस्ट अंडरस्टैंड कि जियो पॉलिटिक्स क्या है, और देन इट रेस्ट फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर USA एंड इट्स एलाइज। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, खान साहब के इस दौरे से दुनिया को क्या पैगाम गया? ऐसा आप देखें, सबसे पहले कि इस दौरे पे सबसे जो ज़्यादा आहो बका हो रही है वो भारत में हो रही है। आप वहाँ के मीडिया पे देखें कि किस तरह नेगेटिवली इस दौरे को पोर्ट्रे किया जा रहा है, और उन्हीं के कुछ चेले चमाटे हमारे भी यहाँ मौजूद हैं जिनका अपना बुरा वक्त चल रहा है, वो इस दौरे की टाइमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया देख रही है। आपने देखा कि अमेरिका का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम टाइमिंग पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि टाइमिंग ये कोई फौरी तौर पे दौरा अरेंज नहीं हुआ था। यूरोप भी देख रहा है। हम सबसे बड़ी बात यह कि हम क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। पाकिस्तान सॉवरन कंट्री है, दुनिया का आप देखें 6ठे नंबर पे उसका नंबर आता है। हम न्यूक्लियर पावर हैं। हमने दुनिया को बताना है कि हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम दूसरों को अपने फैसले नहीं करने देंगे। और रशिया एक बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया उसको मानती है। बात मैं तो कहूँगा कि आज NBC ने जितना खूबसूरत आगाज़ किया है जवाब से, मैं तो उनको उस्ताद मोहतरम पहले भी मानते हैं और उनके और ज़्यादा हो गए। तो बात यह है कि हम इस दौरे के ऊपर बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानियत की बात करें। इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रशिया के दौरे पे गए और पूरी दुनिया की नज़र है इस दौरे के ऊपर। हमने अपने अपने रिलेशन बनाने, हमारे वेस्ट के साथ रिलेशन है, हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स जाती हैं। अमेरिका के साथ भी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन क्या अमेरिका जब कोई काम करता है तो क्या वो पाकिस्तान से पूछ के करता है? वो अफगानिस्तान में जो कुछ करके चला गया उसका मुर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहरा दिया। कश्मीर में इतनी कत्लो गारत, क्या कुछ नहीं वहाँ पे होता, उसके ज़बान के ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं आता। तो पाकिस्तान को अब अपने फ़ैसले खुद करने होंगे, दलेराना फ़ैसले करने होंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि इतनी बड़ी ताकत है, न्यूक्लियर ताकत है पाकिस्तान। तो बाकी वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात हमारे चलते रहेंगे, गिव एंड टेक का मामला चलना चाहिए। हमारे जो कर्ज़ों के मामले अगर हल हो जाते हैं, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो फिर हम दुनिया के हर मुल्क की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। हमें पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने किसी सियासी पार्टी को स्ट्रॉन्ग नहीं करना। सब सियासी पार्टियां पाकिस्तान की है, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, सब पाकिस्तान से हैं। तो हमें पहले पाकिस्तान रखना है। पाकिस्तान शुड बी ऑलवेज फर्स्ट। ठीक, बिल्कुल। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, हमने देखा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रशिया का दौरा किया, जबकि वो दौरे पर हैं, तो अपोजिशन ने जो है उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर हैं, सरकारी दौरे पर हैं, क्या अपोजिशन को ये करना ज़ेब देता था? नहीं, क्या क्रिटिसाइज़ किया है? मेरा नहीं ख्याल दौरे की किसी ने मजम्मत की है। किसी ने कहा, अभी तक किसी अपोजिशन के रहनुमा ने इस दौरे की कोई टाइमिंग पर बात की है? किसी ने इस दौरे के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो रही है और इमरान खान साहब रूस के दौरे पे चले गए। ये आसिफ अली जरदारी का बयान है। मतलब वो तो एक बयान है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि दौरा गलत हो रहा है या इसकी टाइमिंग पर। मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है इस वक्त, और इस तरह दौरे को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। इसकी टाइमिंग पर सवाल ज़रूर मौजूद है, उसकी जस्टिफिकेशन देने की भी बहुत कोशिश की जा रही है, टाइमिंग के हवाले से तौजीहात देने की कोशिश की जा रही है। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान का मुफाद देखना है, ना इमरान खान का मुफाद देखना है, ना नवाज शरीफ का मुफाद देखना है। अगर इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान को नुकसान होता है तो यकीनन वो पाकिस्तान का नुकसान है, और अगर पाकिस्तान को फ़ायदा होता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अगर हमने देखना है कि पाकिस्तान का मुफाद, इसका बैलेंस इस वक्त किस तरफ है और हम उसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। गुफ्तगू तो बहुत आसान है करने के लिए, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो उसके बरक्स होते हैं। मैं माजी की मिसालें इस वक्त यहाँ नहीं देना चाहता, गुज़िश्ता 2 दिन से मैं दे रहा हूँ डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स की, इमरान खान की, मज़ीद मैं नहीं देना चाहता। 2 दिन अब वो रेपिटिशन में चला जाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अपने मुफादात, माली मुफादात और स्टेक्स को देखकर फ़ैसला करना है। हम जो चीज़ हमारे हाथ में है वो गंवा कर उड़ती हुई चीज़ के पीछे हम नहीं जा सकते हैं। जो बॉन्डिंग्स हमारी 70 साल से मौजूद हैं
उस सारे को अंडू कर कर हम कोई नई एक छोटी सी खिड़की खोलने की बात नहीं कर सकते हैं। इतना बड़ा शिफ्ट फॉरेन पॉलिसी में एकदम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सारी एक्सपोर्ट्स वेस्ट के साथ हैं। ठीक है, अगर इस वक्त आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं मौजूदा हुकूमत की फ़ॉरेन पॉलिसी की वजह से, या हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा दुनिया के आगे हम अफ़गानिस्तान के वकील बन गए तालिबान के, जिसको पसंद नहीं किया गया। तालिबान को अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहिए था, पाकिस्तान का काम नहीं था उनका मुकदमा लड़ना। इस सारे पर बहस हो सकती है। यकीनन ये देखा जाएगा, वक्त आने पर ज़रूर फैसला किया जाएगा कि क्या इस दौरे से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो सब कहेंगे फ़ायदा होगा, लेकिन मेरी राय है कि फ़ायदा होने के इम्कानात कम हैं। चलिए, ये आपकी राय है। एनबीसी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि 76 साल से हम एक सुपर पावर के तुफैली बने हुए हैं। वो हमसे कहती है बैठ जाओ, हम बैठ जाते हैं। कहती है खड़ो जाओ, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहती है मुजाहिद पैदा करो, हम मुजाहिद दे देते हैं। वो कहती है अफगानिस्तान में जाके लड़ो, हम लड़ लेते हैं। वो कहते हैं सोवियत यूनियन को तोड़ दो, हम तोड़ देते हैं। वो कहते हैं 9/11 के बाद अफगानिस्तान में घुस जाओ, हम घुस जाते हैं। वो जो कहती है हम करते हैं। वो हालात ये हो गए कि हमें पार्ट टाइम वर्कशॉप का मिस्त्री समझ लिया गया कि जब जरूरत पड़ती है हमें बुला लेते हैं, हमसे काम लेते हैं और धुतकार देते हैं हमको। ये तो हमारे ताल्लुकात की कैफियत है अमेरिका बहादुर से। मैं ये समझता हूँ कि हमने 76 साल में अमेरिका से जो दोस्ती की उसमें कुछ पाया नहीं, सिर्फ खोया है। मशरक़ी पाकिस्तान से अगर आप शुरू करें तो आप चलते पर्थ खोलते चले जाएं, और फिर उधर वो हिंदुस्तान से उनकी दोस्तियाँ, हिंदुस्तान से उनके जौहरी ताल्लुकात, हिंदुस्तान को इलाके का सुपरमैन बनाने की कोशिश, हिंदुस्तान को सिपाही बनाने की कोशिश, साथ ही साथ ये कश्मीर पर हिंदुस्तान की खामोश रह के मदद करना। इसराइल भी उधर ही आ गया, वो भी उनके साथ जाके मिल गया। और हम उसके अलावा हम पे पाबंदियाँ लगाना, हम पे सैंक्शन लगाया अमेरिका ने। हम वही थे ना बगदाद पैक्ट वाले, हम वही थे ना नाटो वाले, ये सब। और हम वही थे नॉन नेटो एलाई, जिसकी इमदाद बंद की हुई है, जिसको फ़ोन तक नहीं करते आप। तो बात यह है कि 76 साल बहुत हो गए एक कैंप के अंदर। अब हमें मुख्तलिफ डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को। हमें मुख्तलिफ इलाकों में जाना होगा, सबसे दोस्ती करनी होगी। जो दोस्ती करना चाहता है करे। हमारे 3 चीज़ें, हमारा जौहरी असासा है, हमारे कश्मीर का मसला है, हमारी यकजहती है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? हाँ देखें, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। नंबर 1 के इस वक्त इन अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में है, इसलिए पाकिस्तान बिल्कुल लो प्रायोरिटी पे है। वी मस्ट एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज, जो डिप्लोमेसी भी है, बट वी स्टिल रिमेन एंगेज विद यूरोप एंड अमेरिका। वी डोंट गिव अप। जो हमारे ताल्लुकात है विल ट्राई टू मेंटेन, बट देन वी हैव टू फाइंड न्यू अलायंस। और सेकंड बात यह है कि रशिया चाइना के साथ जब आप पाकिस्तान के क्लोज रिलेशनशिप होती है, देन ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया ऑटोमेटिक लाइज रशिया के इन्फ्लुएंस में है। मेन अफगानिस्तान में स्टेबल होता है तो हमारा ये इतना बड़ा ट्रेड रूट बन जाता है गवादर के थ्रू कि यू कांट इमेजिन कि हाउ मच वी गेट बूस्ट इन इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हाट इज आवर प्रॉब्लम बीइंग इस्लामिक कंट्री, बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री। इफ यू गेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन वी टेक आवर फॉर डिसीजन इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। सेकंड इसके साथ ये है कि इम्पोर्टेंट बात कि तालिबान के साथ अभी जिस तरीके से अभी पाकिस्तान का केस इसलिए प्लीड किया कि किसी तरीके से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वहाँ पर आ जाए। स्टेबिलिटी आएगी मीन्स टेररिज्म कम, वहाँ पर हमारा बलोचिस्तान में अमन, गवादर बन जाएगा और पूरा ये रशिया से लेके पूरा चाइना का रेड रूट हो जाएगा। दिस इज एडवांटेज वी हैव, वी मस्ट एक्सप्लॉइट इट। ठीक है ज़ुनैरा, हमने देखा कि बड़ी तवील मुलाकात हुई है आज प्यूटन से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, किस तरह से देख रही हैं इसे? आई कांट से मच बिकॉज उसकी अभी डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन इट सीम्स वेरी गुड। ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छी हैं और जो थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान उन नेशन स्टेट्स में से है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मरहूने मिन्नत वजूद में आ गई। हम बेचारों को आज़ादी इसलिए मिली थी कि ब्रिटेन से इतना सारा कुछ कंट्रोल में रखना मुमकिन नहीं हो रहा था। तो हम अभी पैदा हुए थे और हम भाग के किसकी गोद में बैठ गए? अमेरिका की गोद में। उसके बाद हमने उनकी बोगी का कैरेक्टर अदा किया
उन्होंने कहा सीटों में घुस जाओ, सेंटों में घुस जाओ, जिधर जाना है हम लेके जाएंगे, हमसे पूछ के जाना, हमसे पूछे बगैर नहीं जाना। हम वही करते रहे हैं। फिर हमारा डायरेक्ट रशिया से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पूरी जिहादी ब्रिगेड तैयार की रशियन से लड़ने के लिए, क्योंकि अमेरिका खुद लड़ नहीं सकता था, इस टेरेन का उन्हें पता नहीं था। तो डायरेक्ट लड़ाई हमारी रशिया से कोई थी नहीं। पता नहीं किसने हमें ये मशवरा दिया था, ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी थी और कौन सी बड़ी डाइवर्स फॉरेन पॉलिसी थी जिसने हमें मोर देन 70 ईयर्स में कहीं नहीं पहुंचाया। हाँ, हम IMF के पास 30 ईयर्स से फंसे हुए हैं, FATF से हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेंगे। आई कैन राइट इट डाउन, हम उसी में रहेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमेशा इंडिया रहेगा, हम पार्टनर भी नहीं हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल में पता चलेगा ये नुकसान था। अगर ये नुकसान भी था तो हमने एक नया तजर्बा किया, हमें कबूल है। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। एक ही चीज़, एक गलती को रिपीट करते रहेंगे तो एक ही जैसे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये प्रो अमेरिकन लॉबीज बेसिकली इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइंस हैं अमेरिका के, वो हम आदी हुए हैं उस दुनिया के हिस्सा रहने के। तो थोड़ा इनके मेंटली शॉक तो लगेगा जो लोग बोल रहे हैं। बाकी रशिया के साथ एनर्जी रिच होने की वजह से पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। रशिया को कोई फ़ायदा हो या ना हो, हमारा बहुत फ़ायदा है एंड वी नीड इट। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब कहिएगा। अच्छा शाह साहब, देखिए बात हो रही थी फॉरेन पॉलिसी की। एक वक्त था कि उस वक्त तो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं था। अब शुक्र करें कि फॉरेन मिनिस्टर है, कोई कुछ काम कर रहे हैं। आप देखिए अफगानिस्तान वाले मामले पे जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थी, क्योंकि वहाँ से उनको स्केप चाहिए था, पाकिस्तान ने कितनी हेल्प की, जिसकी दुनिया ने तारीफ़ की कि हमें इनखला में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मदद की। हमने अपने जहाज़ भेजे, हमने अपने एयरपोर्ट्स दिए, हमने अपने होटल्स दिए। तो ये कामयाब खारजा पॉलिसी। उसके बाद आप देखें कि अपना अफगानिस्तान के मामले पे इतनी ज़बरदस्त OIC आई है, यहाँ पे हमारे मुल्क में आई है, पार्लियामेंट में इतना बड़ा। तो मेरा मतलब है अगर कोई काम खुदा के वास्ते कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दें। अभी भी ये फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, फॉरेन ऑफिस की कामयाबी है कि रशिया के साथ आपका एक टाई अप हुआ है। इतनी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है, जो 1 घंटे पे मुहित होनी थी वो 3 घंटे पे चली गई है। तो वहाँ कोई गपशप तो नहीं हुई होगी कि जी आप सुनाएं या और सुना, वहाँ पे काम की बातें हुई होंगी। कुछ उन्होंने हो सकता है अपनी जो भी कोई ग्रीवेंसेस हो वो शो की हो। पाकिस्तान जो बिजनेस करना चाहता है, सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस आप देखें, मिडिल ईस्ट से आपके यहाँ पे कार्गोज आते हैं। अगर मामलात रशिया के साथ तय हो जाते हैं, हमाद अजहर भी साथ गए हैं, रज़ाक दाऊद भी वहाँ पे है, बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात हो रही है। तो अगर एक नया हमारा कोई, रशिया छोटा मुल्क नहीं है जैसे हम कल या परसों के प्रोग्राम में उसको ईरान के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी एक सुपर पावर रह चुका है और अभी भी बहुत बड़ी ताकत है और हमारे हमसाए में है। अगर उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक, मुजम्मिल साहब। बस वो नासिर बेग चुगताई साहब और सब जो हैं वो 74 साल की तारीख बता रहे थे अमेरिका के साथ। ये भी उसमें ऐड कर लें कि हमने जितनी इस दौर में फैसिलिटेशन की, उनको वहाँ से निकलने की, तालिबान को मेज़ पर लाए, मौजूदा दौर हुकूमत में वहाँ से इनखला में मदद की, वो भी मौजूदा हुकूमत की प्रो अमेरिका पॉलिसी थी। CPEC को स्लो किया। अमेरिका ने कहा कि हम आपको चीनी कर्जे देने के लिए IMF से नहीं देंगे। हमने उनके कहने पे CPEC स्लो किया, पूरी अमेरिका की बात मानी। उसके बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो आज हम बड़ा दावा कर रहे हैं तो कि हमने बहुत बड़ा एडवेंचर कर लिया, पूरी मिट्टी चाट के, और हमें 3.5 साल बाद अकल आई कि हम जहालत कर रहे थे। मैं नहीं समझता इस तरह कोई फ्रूट, जब वेस्ट को ये जब रूस को भी ये पता है कि आप वेस्ट से और अमेरिका से दरवाजे बंद करके हमारे पास पहुंचे हैं, तो कोई बैलेंस इक्वेशन नहीं होती। यहाँ तो अमेरिका हमसे बात कर रहा हो, फैटअप से हम निकल गए हों, हमारी एक पोजीशन हो, ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात कर रहे हो तो बात हो। कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब आती हूं। जी NBC आप कहिएगा। मैं कह रहा था कि एक बात कहना कि इस दौर में ये सब कुछ हुआ, ये गलत है। 10 साल पहले रूस से हमारा एक दिफाई मुआहदा हुआ है, 10 साल पहले की बात है ये। और ये प्रोसेस जो है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोसेस है जिसको हमने मतलब 10 साल पहले दोबारा जिंदा किया है। स्टील मिल आपके सामने एक मिसाल मौजूद है। जब रूस ताउन करता है तो स्टील मिल बनता है, इस तरह के चीज़ें बनती है। दूसरा ये कि ये किसी ने नहीं कहा कि इस हुकूमत का को क्रेडिट जाता है, ये क्रेडिट जाता है दरअसल हालात को और वाकयात को। हम बहुत पिट चुके हैं और पिट के हमें होश आया है कि हम क्या गलती कर रहे थे। सही। जुनैरा, मैं सिर्फ एक डिफरेंट एंगल देना चाह रही थी, बाकी तो सबने बहुत अच्छा कवर कर लिया,
कि 2 महीने से मिलिट्री बिल्डअप कर रहा था रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे और साथ कह रहा था मैं इन्वेड भी करूंगा। और ये कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं है। ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जब मिलिट्री मूवमेंट होती है तो पता चलता है कि क्या हो रहा है, वो कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ नहीं है। उसके बावजूद यूरोप एंड यूएस इस अनप्रोवोक्ड हमले को रोक नहीं सके। उन्होंने इसको रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्हें मालूम है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पे लगाने से जी रोकना ही नहीं चाहते थे। उन्हें पता है इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नंबर 1। और इस पे डिबेट हो सकती है 1 घंटा और हो सकती है कि वाई, क्यों इतना स्ट्रांग है रशिया। दूसरा, ये जहन में रखें कि नेटो के पास इतना बजट नहीं है, उनके पास डिफेंस बजट नहीं है। उनका एक एक मुल्क इनकार कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यूके है जो निकल गया उसमें से ब्रेक्जिट करके। वो डिफेंस बजट में फंसे हुए हैं, अपने अपने मसलों में फंसे हुए हैं, वो एक और जंग में इंगेज नहीं होना चाहते। तो बेचारे यूक्रेन के लोग उसी तरह मारे गए जिस तरह हमारे लिए एक जंगी बेड़ा आ रहा था और वो कभी नहीं पहुंचा। ठीक है नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, फिर बोलते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नूर मुकद्दम के लर्जा खेज कत्ल केस का फैसला आ गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कातिल जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने केस के शरीक मुल्जिमान जान मोहम्मद और इफ्तिखार को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अतार अब्बानी ने 4 माह के ट्रायल के बाद 2 रोज कबल महफूज किया गया फैसला सुनाया है। अदालत की तरफ से फैसला सुनाने के बाद मकतूला के वालिद शौकत मुकद्दम ने फैसले को अदालत और इंसाफ की फतह करार दिया और कहा कि मरकजी मुजरिम को मिसाली सजा सुनाई गई है। सवाल यह है कि क्या नूर मुकद्दम के वालिदैन को इंसाफ मिल गया? जुनैरा, क्योंकि आप इस फैमिली को बड़ा क्लोजली जानती हैं, कहिएगा क्या नूर मुकद्दम के वालिदैन इस फैसले से मुतमईन हैं? बहुत मुश्किल है इस पे बात करना। उसकी वजह ये है कि जो ट्रूथ है वो इतना कड़वा है कि समझ नहीं आता कितनी दफ़ा बोला जाए और वो चेंज होने का नाम नहीं लेता। आप अंदाज़ा करें उस फैमिली को जिसने ना सिर्फ रेप और मर्डर इन 2 चीज़ों के ज़रिए से अपनी बेटी खोई है, और उसके बाद उनकी नर्व्स कितनी शैटर हुई होंगी जब हर तरह का इल्ज़ाम अदालत में उनकी बेटी पे लगाया गया। और लॉ जो होता है वो बड़ा बारबैरिक होता है, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने की आपको इजाज़त दे देता है कि जिसमें इमोशंस कहीं साइड पे हो जाते हैं। ज़ाहिर जाफ़र और कंदील बलोच के भाई में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि थोड़े अरसे में ज़ाहिर जाफ़र भी अपील्स और बैड प्रोसिक्यूशन के तनाजुर में स्क्रैच फ्री फिरता हुआ आपको नज़र आएगा। सेशन कोर्ट जब डेथ पेनल्टी देती है तो जब तक हाई कोर्ट उसको स्टैंप नहीं करती रीअसेस करने के बाद, तब तक एक तो वो कंफर्म डेथ पेनल्टी नहीं होती। और जब हाई कोर्ट उसको रीअसेस कर रही होती है उसमें ये चांसेस भी होता है कि वो उस जजमेंट में कोई ऐसे लूप होल्स देखें कि वो चीज़ों को चेंज कर दें या वो उसको एक्सेप्ट ना करें। सो अभी बहुत स्टेजेस आना बाकी हैं। अभी इट इज़ टू अर्ली टू से कि जस्टिस सर्व हो गया है। ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स जो थे उन्होंने वही रोल प्ले किया था जो उसके दोनों मुलाजिमों ने प्ले किया था। और अगर अकम्प्लिसेस थेरेपी वर्क्स वाले भी थे तो उनकी तो बैड प्रोसिक्यूशन ने उनको बचा लिया, लेकिन 2 मुलाजिम इसलिए पकड़े गए क्योंकि वो गरीब थे, उनकी प्रोसिक्यूशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो इट इज़ जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप केस को समझेंगी या जब ये डिस्कस होगा तो आपको पता चलेगा कि टिपिकल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लूप होल्स जिसमें से बड़े से बड़ा कातिल और इस किस्म का इंसान निकल जाता है आराम से, और आपके ख्याल में वो अंदर किन हालात में रह रहा होगा। हमने कराची में जेलें नहीं देखी, हमने नहीं देखा कि वहाँ पे अमीरों के बच्चे जब सज़ा काट के भी रहते हैं तो कैसे रहते हैं। सो ये जस्टिस नहीं है। अभी स्टिल फिंगर्स क्रॉस्ड 61 पेजेस का ये जो उन्होंने लिखा है, जजमेंट लिखी है, उसको भी पढ़ें तो बहुत कुछ समझने आता है। लेकिन देन इसीलिए कहते हैं कि लॉ इज़ ब्लाइंड, जस्टिस इज़ ब्लाइंड। एनबीसी, क्या नूर मुकद्दम केस में इसी फैसले की तवक्को की जा रही थी और हमने देखा कि 4 माह में फैसला आया, तो ये एक अच्छी रवायत कायम हुई है? बहुत अच्छी बात है, 4 माह में फैसला आ गया, ज़बरदस्त काम हो गया जी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मैं मुतमईन नहीं बिल्कुल सूरत हाल से, क्योंकि इस केस को कमज़ोर करने की बहुत कोशिश हुई है। इस केस में तफ्तीशी अफसर
का किरदार बड़ा मशकूक नज़र आया है मुझे। इस केस में विटनेसेस आपने उतने पेश नहीं किए जितने वहाँ मौजूद थे स्पॉट के ऊपर, उस जगह पर। कुछ वीडियोस भी गायब हुई हैं और उसके बाद ये फैसला आया है और इस फैसले में वो तमाम वो लोग शामिल नहीं हैं जो मशकूक थे। उसको फांसी दे दी है, उसको उम्र कैद दे दी है, बाकी और भी सजा दे दी। अभी हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट जाने के बाद इस मुकदमे में के फैसले में जो कमज़ोरियाँ हैं गालिबन वकील सफाई वो खोलने की कोशिश करेगा। उसकी कोशिश ये होगी कि इसकी जो लूप होल्स हैं जो ज़ुनैरा ने कहा वो सामने लाए जाएँ और किसी तरह इसको ओवरटर्न कराया जाए, फैसले को इसकी तौसीर न कराया जाए, कैद करा दें, उम्र कैद करा दें। लेकिन ये इतना हीनियस जुर्म था कि जो आप मतलब सोच सकते, गर्दन काट देना और फिर कहना कि उसने ख़ुद कुर्बानी का मुतालबा किया था कि मुझे कुर्बान कर दो, और इस तरह के बेहुदा बातें ये सब कोर्ट में हुई हैं। और आज मैं समझ में नहीं पाया बिल्कुल कि आज कोर्ट ने क्या गुफ्तगू की मुलजिमों से अलग तखलिए में सबको बाहर निकाल के, ये अभी तक मुझे इल्म नहीं आया। दूसरा ये कि ये एक केस था, अभी भी कितने केस ऐसे मौजूद हैं जिनका फैसला नहीं हो पाया या हुआ है तो हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। मोटरवे केस से अगर आप शुरू करें, आप दूसरे केसेस से शुरू करें, दर्जनों सैकड़ों केस हैं, डकैती, गैंग रेप, डकैती, अब सड़क अगवा और गैंग रेप, ये इतने केसेस हैं हमारे पास कि हाथ क्या अदालतें भरी हुई हैं और उनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं। ये फैसला क्योंकि हाई प्रोफाइल था, एक अमीर खानदान का मसला था, मीडिया ने बड़ी हाइप दी इसको, तो ये मामला हल हो गए। वरना तो कितनी ऐसी नूर मुकदमे पड़ी हुई हैं, कदमों में पड़ी हुई हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। सही। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नूर मुकद्दम केस के फैसले के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में क्या ये फैसला इत्मीनान बख्श है? देखें, ये तो उसको सज़ा होनी थी, इट इज़ जस्ट अ फेस सेविंग। सज़ा उस वक्त सही होती और केस सही चला होता अगर नूर मुकद्दम के पेरेंट जिसके पेरेंट्स जो हैं ज़ाहिर जाफ़र के 3 दिन वो कि जो है वो किडनैप रही है लड़की, वहाँ पर फंसी। द पेरेंट्स न्यू व्हाट इज़ हैपनिंग, लम्हा पता चल रहा था। दे वर टॉकिंग टू फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे कम्युनिकेशन हो रही थी। दे डिडंट बॉदर के फ्लाई ऑफ करें और जाके उसको निकालें वहाँ से। सो इस केस में उस वक्त मैं मानता कि जस्टिस हुई है कि फिजियोथेरेपिस्ट को भी कुछ पनिशमेंट मिलती और पेरेंट्स को मिलती, क्योंकि दिस मर्डर कुड हैव बीन अवॉइडेड और ये नहीं हुआ। इसलिए आई थिंक इसमें काफ़ी लूपहोल्स रह गए हैं। ठीक है, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मैं एग्री करता हूँ, उसके पेरेंट्स का बरी होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर उनके मुलाजमीन को सज़ाएँ हुई हैं कनाइवेंस में तो वालदैन को भी साथ होनी चाहिए थी। उनके वालदैन का बच जाना एक बहुत बड़ा निज़ाम इंसाफ पे सवाल है। वो इसमें शामिल थे, उनको सारा इल्म था, उनको साथ सज़ाएँ होनी चाहिए थी। अगर वो बच गए हैं और गरीब मुलाजमीन को सज़ाएँ दी गई हैं तो ये ठीक नहीं हुआ। जी, नसीम सिद्दीकी साहब, आपने देखा कि मकड़ी के जाले में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंसे हुए होते हैं और जो बड़ा जानवर आता है या परिंदा आता है वो उसको फाड़ के बाहर निकल जाता है। तो 2 मेन एक्यूज्ड है। आप देखें, आप जमानत नहीं कर रहे थे उनके वालिद की, किस वजह से नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि स्पीडी ट्रायल हुआ है, कोई ना कोई रिजल्ट सामने आया है और इसी तरह होना चाहिए। उस्मान मिर्जा के केस पे भी इसी तरह जल्द फैसला आना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।